हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल बेग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 5 के अंतर्गत कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमारे प्रकृति में उपलब्ध हैं। तो इनकी प्राप्ति कैसे होती है या इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में। एयर, वाटर, सॉइल कंटेंट फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे नेचर में एयर उपलब्ध है, वाटर उपलब्ध है, सॉइल उपलब्ध है, जो कि प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात प्राकृतिक संसाधन। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू काइंड्स। हमारे नेचर में बहुत प्रकार के सोर्सेस उपलब्ध है, जिसमें से नेचर में कुछ ऐसे रिसोर्स भी हैं जिनकी मात्रा बहुत ही लिमिटेड है अर्थात कम है। उस प्रकार के आधार पे हम उनको सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि एक है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा है एग्जॉस्टिबल। कहने का मतलब कि कुछ सोर्स हैं कि हमारे प्रकृति में लिमिटेड पाए जाते हैं और कुछ सोर्स हैं कि नॉन लिमिटेड पाए जाते हैं, अर्थात कुछ सीमित मात्रा में होते हैं और कुछ असीमित मात्रा में होते हैं। उसके बारे में एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि सनलाइट हुआ यानी सूर्य का प्रकाश, एयर यानी जो हवा हम लेते हैं। दूसरा एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे नेचर में लिमिटेड मात्रा में उपस्थित है। तो कैसे पता चलेगा कि ये लिमिटेड है? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा इसको यूज किया जाता है, इसकी मात्रा कम होते जाती है और इसकी प्राप्ति हम आने वाले कई वर्षों बाद कर पाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हुआ या वाइल्ड लाइफ हुआ या मिनरल्स हुआ या कोल हुआ या पेट्रोलियम हुआ या नेचुरल गैस हुआ। जैसे कि हम फॉरेस्ट को, जैसे कि जंगल का हम बहुतायत रूप में कट करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री में लगाते हैं, तो फॉरेस्ट का मात्रा कम होगा। अगर हम नहीं लगाते हैं तो उसकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। अगर उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है तो वो हमारे लिए लिमिटेड होगा, अर्थात वो कम होते जाएगा। एक कोल, जैसे जैसे हम इसका बहुतायत मात्रा में यूज़ करते हैं, इसकी खपत करते हैं, तो इसकी भी मात्रा कम होगी। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, फॉरेस्ट, जो कि नेचर में लिमिटेड सोर्स के रूप में उपलब्ध है, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक पॉइंट और है फॉसिल्स फ्यूल, अर्थात कहने का मतलब कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन अर्थात जीवों के अंश द्वारा उत्पन्न हुआ ईंधन। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़े, जो कि नेचर में लिमिटेड रूप में उपलब्ध है। जितने भी हमारे प्रकृति में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जब वो विघटित हो जाते हैं अर्थात डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जो उनका शेष बचता है, अवशेष बचता है, वो बाद में जाके कोल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा बहुत ही पिछले क्लास में कि फ्लड आया, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आई, घटनाएं हुई और सारे पेड़ पौधे दब गए और अंडर हाई प्रेशर वो उनको एयर नहीं मिला और वो कार्बन में कन्वर्ट हो गए और बाद में जाके हमको कोल की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार के जितने भी रिसोर्स हैं उनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स अर्थात जीवाश्म ईंधन। कोल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and is black in color. आपने कोल के बारे में सुना होगा, जैसे कि ये स्टोन जैसा ही हार्ड होता है और कलर का बात किया जाए तो ये नेचर में ब्लैक कलर में पाया जाता है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries.
कोल का यूज हम खाना पकाने में करते हैं। और पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो पहले रेलवे इंजन को चलाने के लिए, उसको स्टीम देने के लिए, अर्थात उसमें भाप उत्पन्न करने के लिए कोल का यूज किया जाता था। इसके अलावा थर्मल पावर में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का यूज किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग उद्योग में ईंधन के रूप में कोल का यूज किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ कोल, अगर कोल के इतिहास का बात करें कि इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है या ये बनता कैसे है। About 300 million years ago, the earth and dense forests is low-lying wetland areas due to natural processes. जैसे कि हमने बोला कि बहुत साल पहले ऐसी घटनाएं होती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि फ्लड आया या कुछ अदर, जैसे साइक्लोन वगैरह, पेड़ वगैरह टूटे और जितने भी घने जंगल थे वो वेटलैंड एरियाज के नीचे दब गए। और बहुत सालों बाद, लगभग यहाँ पे 300 मिलियन ईयर्स दिखा रहा है, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 300 मिलियन का आप निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे कि फ्लडिंग हुआ, साइक्लोन हुआ, जितने भी फॉरेस्ट थे वो सोइल के अंदर दब गए और बाद में उस पर मिट्टी का परत जमते गया। जैसे कि हम कुछ सामान फेंक देते हैं तो आपने देखा होगा कि धुलकन पड़ते पड़ते उस पर परत जम जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो दिखाई देना बंद हो जाता है। और बाद में जब सोयल डिपॉजिट हो गया उसके बाद कंप्रेस्ड करने का मतलब हुआ कि संपीड़ित। टेम्परेचर गैन, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जितने भी डेड प्लांट थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। ऐसे सामान्य रूप से अगर बात किया जाए तो कोल में मुख्य रूप से कार्बन की उपस्थिति होती है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जितने भी ये मृत वनस्पति पदार्थ होते हैं इनके स्लो प्रोसेस, यानी इनमें जो भी धीमी प्रकार से बदलाव की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन अर्थात कार्बोनीकरण। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. और बाद में ये जितने भी इसके शेष बचते हैं, यानी वेजिटेशन करने का मतलब वनस्पति पदार्थ, यानी जो प्लांट आते हैं वो बाद में जाके एक कोल में कन्वर्ट हो जाता है और कोल एक जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। या अब फ्लड आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि केवल प्लांट को ही हानि पहुंचाएगा, उसमें जीव जंतु भी दबेंगे। तो ये एक फोजिल फ्यूल के रूप में काम करेगा, अर्थात जीवों से बना हुआ अंश बाद में जाके क्या कन्वर्ट हुआ, कोल। एक कोल माइन का यहाँ पे चित्र दिया गया जिसके माध्यम से हम कोल निकालने का काम करते हैं, वो नीचे हम फिगर दिखा देंगे। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली CO2। जब हम हवा की उपस्थिति में कोल को गर्म करने का काम करते हैं या कोल को जलाते हैं तो ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, अर्थात इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को इंडस्ट्री में प्रोसेस करने का काम किया जाता है ताकि हम कुछ उपयोगी पदार्थ पा सके जिसका उपयोग हम अन्य कामों में कर सके, जैसे कि कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। कोक किसको बोलते हैं, इट इज़ ए टॉफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस। ये भी एक बहुत ही टॉफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है और ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, यानी ये प्राय प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसका यूज़ भी हम स्टील के मैन्युफैक्चर में करते हैं और बहुत सारे धातु के निष्कर्षण में भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्या है, कोल तार। ये भी ब्लैक थिक लिक्विड और अनप्लीजेंट स्मेल मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेज, यानी बहुत ही दुर्गंधित स्मेल देता है जिसमें करीब 200 पदार्थ मिले हुए होते हैं।
used as starting materials for manufacturing various substances used in daily life। जितने भी ये स्टार्टिंग मटेरियल हैं जिनका हम बहुत ही अलग अलग कार्यों में यूज़ करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया में हो या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हो, ये सारे हमारा डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक में काम करना, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट एंड फोटोग्राफिक मटेरियल, इसमें सारा हम कोल से बने हुए प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है, नेप्थेलिन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। नेप्थेलिन बॉल है जो जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, जो उड़ने वाला जो चींटी होता है, आपने देखा होगा उसको मोथ बोलते हैं, या जो अदर इंसेक्ट हैं, उनको भी नेप्थेलिन बॉल के माध्यम से हम हटाने का काम करते हैं, जिसकी प्राप्ति हमें कोल तार से ही होती है। एक पॉइंट और है, बिटुमेन, ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बिटुमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोल तार के प्लेस पे इसका यूज किया जाता है। मेटेलिंग द रोड्स पे भी यूज किया जाता है इसका। कोल गैस, अब एक है पॉइंट यहाँ पे, कोल गैस का फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ किया गया था, तो फर्स्ट टाइम यूज्ड इन लंदन इन 1810 यानी 1810 में लंदन में फर्स्ट टाइम कोल गैस का यूज़ किया गया था। अदर साइड न्यूयॉर्क में बात करें तो 1820 में न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया था। इसको हम सोर्स ऑफ हीट के रूप में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ लाइट के रूप में नहीं होता है, लाइट से ज़्यादा हम हीट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। It is obtained during the processing of coal to get coke, used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। जब हम कोल के माध्यम से बहुत ही अन्य पदार्थ निकालने का काम करते हैं, जैसे कि कोक हुआ, उसी टाइम उसी प्रोसेसिंग के थ्रू हम कोल गैस की भी प्राप्ति करते हैं, जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नियर ही उपस्थित रहता है। यहाँ पे आप कोल माइन का चित्र देख सकते हैं, जहाँ पे कोल निकालने का काम किया जाता है, अर्थात कोल का खुदाई करना। पेट्रोलियम पदार्थ अब किसको बोलेंगे? पेट्रोलियम वैसे मात्र दो वर्ड से बना हुआ है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है स्टोन और ओलियम मीन्स होता है ऑयल, यानी स्टोन से निकाला गया ऑयल। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra, rock, and oleum, oil, as it is mined from between the rocks under the earth as पेट्रोलियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि पेट्रोलियम का यूज़ हम एक ईंधन के तौर पे करते हैं, चाहे वो लाइट ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। लाइट ऑटोमोबाइल करने का मतलब कि जो हल्की वाहन होती है, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह में भी पेट्रोल का यूज़ करते हैं। जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि जो भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक्स हुआ, ट्रैक्टर हुआ, वो डीजल के माध्यम से चलाए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल एक नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त किया जाता है, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। और पेट्रोलियम दो वर्ड से लिया गया है, एक पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक या स्टोन और ओलियम मीन्स ऑयल, एंड इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। और इसको जो अर्थ के बीच में जो रॉक्स पाए जाते हैं, उनके मध्य से इसको खुदाई करने का काम किया जाता है, यानी वहाँ से हम पेट्रोलियम की प्राप्ति करते हैं। ये कैसे बनता है, यानी हाउ इज इट फॉर्म? पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, यानी जो समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म जीवित रहते हैं, उसके माध्यम से पेट्रोलियम की प्राप्ति की जाती है। तो कैसे? तो कुछ आपदा आई, वो सारे जीव क्या हुए, उनका डेथ हो गया, और जितने भी ऑर्गेनिज्म डेड हुए, उनका जो बॉडी का रिमेन बचा, वो शेष सारा
बॉटम ऑफ द सी यानी समुद्र के तलहटी में जाके बैठ गया और धीरे धीरे उस पे सैंड और क्ले का एक परत चढ़ गया। और बहुत ही वर्षों बाद, बहुत लाखों वर्षों बाद, जब वहाँ पे हवा की उपस्थिति नहीं रही और हाई टेम्परेचर रहा, हाई प्रेशर के कारण वो जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में जाके कन्वर्ट हो गए। जैसे कि हम आगे चित्र में देखेंगे, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये क्या दिखाता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को यहाँ पे डिपॉजिट करके रखा गया है, यानी इकट्ठा करके रखा गया है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कि जो लेयर पेट्रोलियम के ऊपर उपस्थित होता है या गैस, वो वाटर के ऊपर दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डोंट मिक्स विथ इट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ऑयल और गैस होता है वो वाटर के तुलना में बहुत ही हल्का होता है, जिसके कारण वाटर के ऊपर तेल तैरता हुआ प्रतीत होता है और वाटर ऑयल में मिक्स नहीं हो पाता है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river basin of Godavari and Krishna. जो विश्व का सबसे पहला ऑयल वेल था यानी तेल का जो कुआं था, वो पेनिनसिल्वेनिया जो कि यूएसए में उपस्थित है, 1859 में उसकी खुदाई की गई थी। और 8 वर्ष बाद यानी 1867 में, यानी अगर आप 1859 में 8 वर्ष जोड़ेंगे तो 1867, असम में ऑयल पाया गया। और इंडिया में ऑयल की उपस्थिति अगर पाने जाने का बात किया जाए कि इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन साइड ऑयल की उपस्थिति होती है। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति कैसे, यानी जो भी अर्थ के बीच में जो रॉक्स उपस्थित होते हैं उनके मध्य से निकालने का काम किया जाता है। तो आपने यहाँ पे ये चित्र आप देख सकते हैं, जैसे कि नीचे नदी का थोड़ा सा पानी, ऊपर ये रिजर्वायर रॉक है, फिर बीच में वाटर का लेवल, एक ऑयल का लेवल, फिर ऊपर गैस का लेवल, फिर उसके ऊपर इम्प्रीवियस रॉक। और हमने क्या किया, एक वेल बैठाया, यहाँ पे खुदाई करने का काम स्टार्ट किया और यहाँ पे एक पाइप लगाया जिसके माध्यम से गैस निकाला, फिर अगेन एक यहाँ से पाइप जिसके माध्यम से ऑयल निकाला। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम का निष्कर्षण किया जाता है, पेट्रोलियम हम निकालने का काम करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम को रिफाइन करने का काम, जैसे कि हमने देखा होगा कि डीजल कैसे अलग हो जाएगा, पेट्रोल कैसे अलग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसको रिफाइन करने का काम किया गया। डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. जैसे कि पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क ऑयली लिक्विड है जिसका जो दुर्गंध होता है बहुत ही अनप्लीजेंट प्रकार का होता है, यानी ये बहुत ही गंदा स्मेल करता है। ये बहुत ही अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी स्नेहक तेल, जैसे कि हम अगर जैसे कि वैसलीन बोले, यानी घर्षण को कम करने के लिए, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वैसलीन हो या ऑयल हो, या जैसे कि पैराफिन वैक्स। द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे आप एक रिफाइनिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी का इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। ये जितने भी सब्सटेंस है इनको अलग अलग तरीके से निकालने का काम किया जाता है, यानी अलग अलग, जैसे कि अगर 100 रहा तो अलग पदार्थ निकलेगा, 200 टेम्परेचर रहा तो अलग पदार्थ निकलेगा, 300 टेम्परेचर रहा तो अलग पदार्थ निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से
इसको रिफ़ाइन करने का काम किया जाता है, जिसके माध्यम से हमको अलग-अलग टेम्परेचर पे अलग-अलग पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं, यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी के माध्यम से हम अलग-अलग सब्सटेंस पेट्रोलियम से प्राप्त कर लेते हैं। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are formed as petrochemicals. बहुत सारे ऐसे यूजफुल सब्सटेंस हैं जिनकी प्राप्ति पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से होती है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स यानी पेट्रो रसायन। These are used in the manufacture of detergents, fiber, polyester, nylon, acrylic, etc., polythene and other man-made plastic. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers जैसे कि यूरिया। Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. बहुत ऐसे यूजफुल सब्सटेंस है जिनकी प्राप्ति पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से होती है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स अर्थात पेट्रा रसायन। इनका यूज हम मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट यानी डिटर्जेंट को बनाने में भी करते हैं। फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक हुआ, इसमें भी पेट्रो रसायन का यूज किया जाता है। पॉलीथीन या अदर मैनमेड प्लास्टिक में भी इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो कि एक नेचुरल रिसोर्स का स्रोत है, यानी नेचुरल गैस के माध्यम से ही हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, उसका भी हम उपयोग फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन में करते हैं। और जैसे जैसे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हम इसका उपयोग बहुतायत में करते हैं, तो पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही एक उपयोगी सोर्स बन जाता है और पेट्रोलियम को हम एक ब्लैक गोल्ड के रूप में बोलते हैं अर्थात काला सोना। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस किसको बोलेंगे? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम पाइप के थ्रू किया जाता है। पाइप के थ्रू क्यों? क्योंकि अब नेचुरल गैस है तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा? अगर हम वायु के माध्यम से तो भेज नहीं सकते, क्योंकि वायु मिक्स हो जाएगा। तो पाइप के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसको अंडर हाई प्रेशर के अंतर्गत हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एक सीएनजी के बारे में आपने सुना होगा, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसके अलावा जैसे कि एलपीजी को भी हम कंप्रेस्ड करके एक सिलेंडर में भर देते हैं। और सीएनजी का यूज़ हम पावर जनरेशन में करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। अभी के टाइम में सीएनजी का यूज़ एक ट्रांसपोर्ट के रूप में किया जाता है, यानी परिवहन के क्षेत्र में वाहन को चलाने के लिए हम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रदूषक के रूप में कार्य करता है, अर्थात प्रदूषण इससे कम मात्रा में फैलता है और ये एक क्लीनर फ्यूल के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा लाभ के बारे में बात करें कि सीएनजी का लाभ क्या है, तो जैसे ही हम इसको जलाते हैं, जैसे डायरेक्टली जलाने का, जैसे कि होम हुआ चाहे फैक्ट्री हुआ, तो हम इसके जो सप्लाई है वो पाइप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। कुछ यहाँ पे पाइपलाइन का नेटवर्क पाया गया है, जैसे कि बड़ोदरा गुजरात में इसका सोर्स है, दूसरे साइड दिल्ली और अदर प्लेसेस में भी इसका सोर्स देखा जाता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का यूज स्टार्टिंग मटेरियल, जितने भी इंडस्ट्री में केमिकल या फर्टिलाइजर्स बनाने का काम किया जाता है, उसमें भी नेचुरल गैस अपना योगदान निभाता है, चाहे वो केमिकल्स हो या फर्टिलाइजर्स हो, दोनों में। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो नेचुरल गैस को रिजर्व करने का भी काम करता है। हमारे कंट्री में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के यहाँ भी नेचुरल गैस की प्राप्ति, यानी नेचुरल गैस पाया जाने का, अगर जैसे कोई क्वेश्चन करता है कि नेचुरल गैस की प्राप्ति इंडिया में कहाँ कहाँ से की जा सकती है,
तो आंसर त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा हम बोल सकते हैं। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लैब में डेड ऑर्गेनिज्म के माध्यम से बना सकते हैं? तो नो, ऐसा कोई लैब में ये प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है बहुत ही स्लो प्रोसेस है और हम इस स्लो प्रोसेस के लिए हजारों लाखों वर्ष नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेज, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि पेट्रोलियम और मतलब पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से हैं और उनका यूज क्या क्या है। जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है लिक्विड फॉर्म में जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, तो कुकिंग में हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, तो घर के लिए ईंधन या इंडस्ट्री के लिए भी। पेट्रोल का यूज़ तो मोटर फ्यूल के रूप में काम करता है, एविएशन फ्यूल के रूप में काम करता है और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। किरोसिन का यूज़ तो फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी किरोसिन का यूज़ किया जाता है। डीजल का यूज़ हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन में भी यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स और कैंडल्स, वैसलीन बनाने में भी करते हैं। बिटुमेन का यूज़ पेंट और सरफेसिंग में भी करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे नेचुरल रिसोर्स कुछ लिमिटेड हैं, तो जैसे कि जब ये हमारे प्रकृति में लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम टू टाइम ख़त्म होते रहेंगे। लेकिन जब हम बहुतायत मात्रा में जब यूज करते हैं और ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, चाहे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जब जलते हैं तो ये एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये बाद में जाके एक वैश्विक तापन का रूप ले लेता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इस ईंधन का यूज जब हमको बहुत ही अति आवश्यक काम पड़े उसी टाइम हम इस ईंधन का यूज करें, चाहे कोल का हो गया, क्योंकि कोल का मात्रा टाइम टू टाइम कम होते जा रहा है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, और ये बाद में अगर हम ऐसा करते हैं, जब हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तब हम इस ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर रिजल्ट के रूप में भी कार्यरत होता है और ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना कम हो जाती है। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो इनकी उपलब्धता है यह सुनिश्चित की जा सकती है कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा समय तक चल सके। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोल का यूज अगर हम बहुतायत रूप में करते हैं तो जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो वो तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको प्राप्ति करने में 300 मिलियन ईयर्स टाइम लगेंगे, तो उतना तो प्राप्ति करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जिसके कारण जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसका यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बोल रहा है कि जब हम इसका कम मात्रा में यूज करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक चल सकेगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, भारत में पीसीआरए एक इंस्टीट्यूशन है जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एडवाइस देता है पीपल को कि हम पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं जब हम ड्राइव करने का काम करते हैं। उनका टिप्स क्या है? ड्राइव एट ए कंस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आप एक स्पीड निर्धारित कीजिए कि हमको इसी स्पीड पे ड्राइव करना है जितना संभव हो सके। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स एंड एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पे भी वेट करने का आपको ये लगता है कि अब ट्रैफिक में देरी है और गाड़ी आप क्या करते हैं कि वैसे ही बजते रहता है और वहाँ पे आप वेट करते हैं, तो आप वहाँ पे ये करें कि जब आप वहाँ पे रुकते हैं तो जो इंजन का स्विच ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है वो आप ऑफ कर दें, और जब ट्रैफिक लाइट जले तभी आप उसको गाड़ी को स्टार्ट करें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर ये इंश्योर करें कि
मेरे गाड़ी के लिए कौन सा टायर सही रहेगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल को रेगुलर मेंटेनेंस यानी जैसे जिस प्रकार व्यक्ति अपने आप को मेंटेन रखता है, ठीक उसी प्रकार अपने व्हीकल को यूज करता है उसको भी मेंटेन करने का काम करे। यहाँ पे कुछ समरी के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि कोल गैस, कोल तार, कोक, फोसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और रिफाइनरी। और यहाँ पे कुछ समरी के रूप में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है जो कि फोसिल फ्यूल के रूप में उपस्थित है, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। और जितने भी डेड रिमेन्स बच जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो लाखों वर्षों बाद विघटित होकर फोसिल फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक फोसिल फ्यूल क्या है, तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, अर्थात ये लिमिटेड है। कोक, कोल तार, कोल गैस कोल का प्रोडक्ट है। और पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद प्राप्ति की जाती है इसकी। और कोल पेट्रोलियम रिसोर्सेज क्या है, ये भी लिमिटेड है, और हमको जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी पड़े यानी ज़रूरत पड़े तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो लॉन्ग पीरियड टाइम तक यूज कर सके। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको लेसन, आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट।